नवजोत रंधावा, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर इतनी खौफनाक होगी ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। इस साल होली के बाद से संक्रमण ने जो रफ्तार पकड़ी है वो चंद रोज में ही सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। लगातार दूसरे दिन देश भर में 2 लाख से ज्यादा मरीज सामने आए हैं और देश के तमाम शहरों की बात करें तो हालात और ज्यादा खतरनाक है, भयानक है। मेट्रो सिटीज की बात करें तो स्थिति और ज्यादा मुश्किल हो गई है। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कहां पर किस तरीके के हालात है। दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलुरु हो, लखनऊ हो, पुणे हो, इंदौर हो, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, देखिए और अंदाजा लगाइए। दिल्ली में 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा तो बेंगलुरु में 10,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं और इतनी बड़ी तादाद में लोगों के संक्रमित होने से अस्पतालों से लेकर शमशान घाट तक सारे इंतजाम चरमरा गए हैं। तो आज सुबह एम्स पहुंचे थे डॉक्टर हर्षवर्धन, हालात का जायजा लिया। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। हम शहर दर शहर, राज्य दर शहर स्थिति का जायजा भी लेंगे, आंकलन भी करेंगे, बात भी करेंगे उनसे, हालात क्या है, किस तरीके से सरकारें निपट रही हैं। कुमार कुणाल दिल्ली का हाल बताएंगे, मुस्तफा शेख मुंबई से जुड़ चुके हैं, गोपी मेरे साथ इस वक्त अहमदाबाद से है, हेमेंद्र मध्य प्रदेश और खासतौर पर भोपाल इंदौर का जिक्र करेंगे हेमेंद्र आपसे, शिवेंद्र श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ पटना चलेंगे जहां पर रोहित सिंह होंगे। लेकिन पहले गोपी आपके पास आऊं उससे पहले पूरे देश में जो हालात है वो ज्यादा खौफनाक है, लेकिन आज की सबसे भयावह तस्वीर जो आई है वो अहमदाबाद से, जहां पर मृतकों के परिजन अपनों के शव के लिए कतार लगाकर बैठे नजर आए। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन अस्पतालों में पहुंचे हैं जहां पर हालात और स्थिति किस तरह की है उसका जायजा लिया जा रहा है। सुबह एम्स पहुंचे थे, डॉक्टरों से पूछा था और ये वो तस्वीरें हैं, देखिए वो तस्वीरें आपको दिखा रहा है जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंचे हैं, अस्पताल में मरीजों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, किस तरह की सिचुएशन है, लोग अपना हाल बता रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, सुबह डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स के डॉक्टर्स के साथ बातचीत की थी, कहा था कि हम पूरी तरह से सक्षम हैं हालात से निपटने के लिए, लेकिन डॉक्टर्स को यानी कि फ्रंट लाइनर्स को पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए और ऐसे में स्थिति काफी ज्यादा गंभीर हो रही है। हम आपको बताएंगे अलग अलग शहर राज्यों में किस तरह की तस्वीरें हैं, अस्पतालों में हाल क्या है, क्या वाकई लोगों को बेड्स मिल रहे हैं, क्या ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी है और सबसे बड़ी और दुखद बात यह है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और ऐसे में शमशान घाटों पर लंबी कतारें, परिजन अपनों का शव लेने के लिए घंटों कतारों में लगे हुए। ये तस्वीरें अहमदाबाद से भी आ रही, लेकिन उससे पहले ये वो तस्वीर जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, क्या अस्पतालों में मरीजों को सही से इलाज मिल पा रहा है, क्या वेंटिलेटर्स हैं, क्या ऑक्सीजन सिलेंडर भरपूर है वहां पर, क्या बेड्स की कहीं कोई कमी तो नहीं है। हालांकि खासतौर पर दिल्ली की बात करें तो कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि बेड्स की किसी तरह से कोई कमी नहीं है, बशर्ते हम सही तरीके से नियमों के हिसाब से चलेंगे, चूजी नहीं बनेंगे बेड्स को लेकर। तो ऐसे में यहां पर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का पहली बात एम्स के डॉक्टर से मुलाकात करना, उनसे इस बात को समझना, जानना कि वाकई स्थिति कैसी है और दूसरा अस्पतालों का जायजा लेना, हालात कितने गंभीर है इसी बात से इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। और इसके अलावा हालात की गंभीरता को हम आपको दिखाएंगे भी, समझाएंगे भी इस पूरा 1 घंटा, क्योंकि हर जगह से तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद होंगे। और इस बीच देखिए 2 लाख पार आंकड़ा, 2,17,353 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 1185 लोगों की जान भी गई है। सबसे भयावह, सबसे दुखद, सबसे खतरनाक जो तस्वीर आ रही है वो आ रही है गुजरात से, वो देखिए पहले। कल तक अपनों के इलाज का इंतजार करने वाले आज अपनों की लाश समेटने का इंतजार कर रहे हैं। अस्पताल के गेट पर स्पीकर से मृतक के नाम का ऐलान होता है और रोते बिलखते परिजन लड़खड़ाते कदमों से शव लेने चल देते हैं। सन्न कर देने वाली ये तस्वीरें अहमदाबाद के सिविल अस्पताल की हैं। पूरे गुजरात में 81 मौतें तो सिर्फ दर्ज की गई हैं कागजों पर, जो कि सामने हैं। और यहाँ अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल की तस्वीर दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और आपको दिखाते हैं। ये जो तमाम सारे लोग हैं, ये वो लोग हैं जो अपनों को खो चुके हैं, नम आंखों से अपनों के मृत शरीर, पार्थिव शरीर को लेने आए हैं। और उसके लिए जो आप लाइन देखेंगे, ये तस्वीरें हृदय विचलित करती हैं। ये अहमदाबाद का सिविल अस्पताल है। अस्पताल के शव गृह के बाहर एम्बुलेंस की भी कतार लगी है।
लगातार शव यहाँ पहुँचाए जा रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल और कागजी प्रक्रिया पूरी करने में घंटों का वक्त लग रहा है, लिहाजा लोगों को अपनों के शव के लिए नंबर लगाना पड़ रहा है। क्या बताया गया? अब सुबह आती है लाश कितने बजे आए थे? हम सुबह में 7 बजे आए थे। 7 अभी तक उन्होंने शव दिया नहीं? नहीं। अब ये तैयार किया है, वो लेने गए। गुजरात में 24 घंटे में 8,152 कोरोना मरीज सामने आए हैं, जबकि 81 मरीजों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा 2,631 मरीज अहमदाबाद में और 1,551 मरीज सूरत में मिले हैं। लेकिन ये हालात सिर्फ अहमदाबाद या सूरत के नहीं है, करीब करीब पूरे गुजरात में ही भयानक स्थिति है। बनासकांठा में एक कोरोना मरीज को उसके परिजन अपनी कार में लेकर अस्पताल भर्ती कराने गए थे। 2 घंटे के इंतजार के बाद मरीज ने कार में ही दम तोड़ दिया। अहमदाबाद से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। पूरे गुजरात की तस्वीर और हालात एक जैसे। सीधा चलेंगे, गोपी मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। गोपी, सरकार के दावे तो बहुत थे कि मेडिकल इंतजाम सरकारी अस्पतालों में या फिर दूसरे अस्पतालों में भी इंतजाम पूरे हैं, लेकिन तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। गोपी, बिल्कुल तस्वीरें बेहद भयावह है। अगर गुजरात की बात करें तो जहां पे ये स्मशान गृह, जहां पे ये शव गृह बना हुआ है, कोविड हॉस्पिटल जो कि 1200 बेड का हॉस्पिटल है, वहां पे नवजोत हमने कल पूरा 6 घंटा बिताया। हम सुबह से 10 बजे से लेके 3 बजे तक उसी जगह पर बैठे रहे और वहां पे हम एक एक बॉडी जो आ रही थी उसे हम काउंट कर रहे थे। अगर आपको बताएं तो पिछले 24 घंटे में सरकार की ओर से 24 लोगों की मौत बताई गई, लेकिन जब हमने 6 घंटे वहां पे जो शव बाहर निकल रहे थे उसे काउंट किया तो वो करीब 50 से भी ज्यादा थे। दुखद गोपी, कहीं ना बहुत कहीं दुखद। देखिए सरकारी आंकड़ों में और जो हमारा रिपोर्टर गोपी जब वहां पर मौजूद है, देखिए कितना डिफरेंस है। गोपी मैं लौटती हूँ, लेकिन उस बीच एक और तस्वीर दिखाना बहुत जरूरी, वो है डॉक्टर हर्षवर्धन की, क्योंकि अस्पतालों का जायजा लेने के लिए खुद अब वो ग्राउंड पर हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, सिचुएशन किस तरह की है, अस्पतालों में क्या हालात हैं, प्रॉपर क्या वेंटिलेटर्स मिल रहे हैं, बेड्स मिल रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कैसी है, डॉक्टर्स नर्सेस किस तरह से अस्पताल स्टाफ वहां पर कोऑपरेट कर रहा है, ये तमाम ऐसी चीजें जिसका जायजा लेने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन इस वक्त अस्पताल में, ये वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, पीपी किट पहने डॉक्टर हर्षवर्धन इस वक्त कोविड अस्पतालों का जायजा ले रहे हैं। सुबह उन्होंने बैठक भी की थी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सुबह एम्स के डॉक्टर्स के साथ वो मिले थे और वो मीटिंग बहुत अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि डॉक्टर्स ने अपनी बात रखी वहां पर। डॉक्टर्स ने बताया कि फिलहाल ग्राउंड सिचुएशन क्या है, किस तरह की स्थिति का सामना डॉक्टर्स कर रहे हैं, और ऐसे में हालात को अच्छी तरीके से परखने के लिए खुद डॉक्टर हर्षवर्धन इस वक्त अस्पतालों का दौरा कर रही है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ताकि समझा जा सके कि क्या स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से लोगों को मिल रही हैं या नहीं। इस बीच ये सारी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ देश के अलग अलग इलाकों से जो हालात, जो तस्वीरें और जो हमारे रिपोर्टर्स रिपोर्ट्स लेकर आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा डराने वाली हैं। तो देश में लगातार दूसरे दिन 2 लाख से ज्यादा मरीज दर्ज किए गए हैं कोरोना के। हालात देखकर खुद स्वास्थ्य मंत्री भी सोच में पड़ गए कि इस पर काबू कैसे किया जाए। देश के सबसे बड़े अस्पताल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सुबह सुबह जायजा लेने पहुंचे। सारे डॉक्टर्स के साथ मंथन किया कि आखिर इस संकट के काल से कैसे निपटा जाए। हालात संभल नहीं रहे तो क्या करें और क्या कर सकते हैं। It is our responsibility as a doctor. Payout can be small, not too long. I don't say lockdown periods like 10 days or 12 days and then opening up and then 10 days and 12 days so that we break the chain of transmission. Department. So as Dr. Harshvardhan is also here, so I would like to make a small request. All posts which are lying vacant at various positions, maybe at the level of faculty or residents, at least those posts which are sanctioned. स्वास्थ्य मंत्री के दौरे में बड़ी बड़ी बातें तो हुई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद देश भर को डराने वाला आंकड़ा भी सामने आ गया। 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा नए बीमार और 1,100 से ज्यादा मौतें।
लगातार 2 दिन से 2 लाख नए केस का ये आंकड़ा हर किसी को सोच और सदमे में डाल रहा है। खुद स्वास्थ्य मंत्री सोचते समझते रहे कि हालात से निपटने में कैसे सिस्टम खुद हाँफ रहा है और हाथ में करने को अब बचा क्या है। सारे डॉक्टर्स की जो भी उन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट में अभी क्या स्थिति है, कितने मरीज हैं, कितने वेट कर रहे हैं, कितनी जगह बाकी है, ये सारी चीजें उन्होंने बताई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के सामने एम्स में स्टाफ की कमी से लेकर लॉकडाउन, दवा, वैक्सीन, ऑक्सीजन सब पर बातें तो हुई, लेकिन सच तो ये है कि न तो दवा है और अब दुआ है। आज तक ब्यूरो। और इस बीच दिल्ली की एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में नई पाबंदियां लगा दी हैं जो कि आज रात से लागू हो जाएंगी। हालात देखकर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन सवाल ये कि कहीं ये लॉकडाउन की आहट तो नहीं है। वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार दिलासा दे रहे हैं, कह रहे हैं दिल्ली में लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है। कुछ नई सख्ती, कुछ नई पाबंदियां भी लगा दी गई हैं। वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। इन तमाम एहतियातों के बीच दिल्ली में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। नए केस की संख्या बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में नए केस के आंकड़ों पर गौर कीजिए। महाराष्ट्र 61,695, उत्तर प्रदेश में 22,439, दिल्ली 16,699, छत्तीसगढ़ 15,256, कर्नाटक 14,738। पॉजिटिविटी रेट के मामले में दिल्ली खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रही है। एमपी के बाद दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट दूसरे नंबर पर है। मध्य प्रदेश 21.2%, दिल्ली 20.22%, महाराष्ट्र 15.8%, केरल 13.34%, कर्नाटक 11.38%। मतलब ये है कि दिल्ली में टेस्ट कराने वाले 5 लोगों में से 1 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। कोई भी सज्जन 10 बजे के बाद रोड पर दिखाई दिया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में आज रात से वीकेंड कर्फ्यू लागू होगा। नाइट कर्फ्यू पहले से जारी है। अब सवाल ये है कि क्या वीकेंड कर्फ्यू से दिल्ली में कोरोना को हराया जा सकता है, क्योंकि सरकार फिलहाल लॉकडाउन जैसे सख्त कदम से बचती नजर आ रही है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। कुमार कुणाल के पास चलेंगे, हालात क्या हैं दिल्ली के समझेंगे, क्योंकि आज शाम से ही अब तालाबंदी हो जाएगी। लेकिन कुमार कुणाल, इंस्ट्रक्शंस क्या दी गई हैं? केजरीवाल और एलजी दोनों के बीच में बातचीत हुई है। बड़ा सवाल ये कि इसको लागू कैसे करवाया जाएगा। देखिए, आज भी मीटिंग का दौर चल रहा है और अभी थोड़ी देर पहले उपराज्यपाल अनिल बैजल ने तमाम अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें पुलिस कमिश्नर भी मौजूद थे, दिल्ली के सारे डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मौजूद थे और तीनों एमसीडी के कमिश्नर भी मौजूद थे। उनको साफ तौर पर हिदायत दी गई है मीटिंग के अंदर कि आप बिल्कुल जो पिछले साल जिस तरीके का लॉकडाउन हुआ था, उसकी सख्ती से की अनुपालना की गई थी, उसी तरीके का लॉकडाउन अगले 2 दिनों तक यानी वीकेंड में लगना चाहिए। कोई भी गैर जरूरी मकसद से बाहर ना निकले। इस चीज को लागू करने के लिए सारी तैयारियां पूरी करनी चाहिए। शाम 4 बजे अरविंद केजरीवाल एक बैठक कर रहे हैं, उसमें भी अधिकारियों को बुलाया जाएगा, उन्हें तमाम हिदायत दी जाएगी। इसके बाद रात के 10 बजे से कर्फ्यू लागू होगी और अगले लगभग सोमवार के सुबह तक लागू होगी, ये रहेगा ये कर्फ्यू। तो उसको लेकर के लोगों में भी बड़ी चिंता है। बिल्कुल, दिल्ली के हालात पर मैं लौटती हूँ आपके पास कुमार कुणाल। दिल्ली के हालात पर लगातार नजर आप बनाए रखिए, लेकिन मुंबई का हाल जानना और खासतौर पर महाराष्ट्र का हाल जानना बहुत जरूरी है। ऐसे में तब जबकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे दखल की मांग की, उन्होंने कहा कि मदद कीजिए, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है। बेतहाशा बढ़ते संक्रमण ने राज्य को अब घुटनों के बल ला दिया है। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीजों की तादाद के साथ जान बचाने वाली ऑक्सीजन के भी लाले पड़ने लगे हैं। अस्पतालों से लेकर अफसरों और मुख्यमंत्री तक सभी को यही फिक्र है कि हाल ऐसा ही रहा तो आगे क्या होगा। सीएम ने सीधे पीएम को चिट्ठी लिख दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आशंका है कि 30 अप्रैल तक महाराष्ट्र में कोरोना के 11,90,000 एक्टिव मरीज हो जाएंगे।
अभी राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 5,64,000 है। ऐसे में ऑक्सीजन की मांग रोजाना 2,000 मीट्रिक टन तक पहुंच सकती है। आपसे निवेदन है कि इस मामले में दखल दें। कोविड की स्थिति मुंबई में भयावह बनी हुई है। एक्टिव सील्ड बिल्डिंग्स की संख्या अब 1,100 पहुंच गई है। एक्टिव कंटेनमेंट जोन्स अब 95 हो गए हैं। एक्टिव केसेस मुंबई में 85,000 से ऊपर पहुंच गए हैं। बढ़ते मरीजों की चिंता ऐसे वक्त में है जब महाराष्ट्र में 30 अप्रैल तक करीब लॉकडाउन जैसी स्थिति है। बाजार, दुकानें बंद हैं, दफ्तर बेहद सीमित क्षमता के साथ खुले हैं, लेकिन एक्सपर्ट बता रहे हैं कि पाबंदियों का असर दिखने में वक्त लगेगा। पेशेंट जो हम लोग डे टू डे देख रहे हैं, एक तो यंग पेशेंट में ये बहुत ज्यादा हो रहा है। यंग पेशेंट बहुत जल्दी हाइपोक्सिया में जा रहा है, सडनली ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ रही है और बहुत ही जानलेवा साबित हो रहा है ये वाला वायरस। महाराष्ट्र में गुरुवार को 61,995 लोग संक्रमित हुए, जबकि 349 मरीजों ने दम तोड़ दिया। मुंबई में 24 घंटे में 49 लोगों की मौत हो गई। अगर उद्धव ठाकरे की आशंका सही साबित हुई तो महाराष्ट्र में अगले 2 हफ्तों में हालात बेहद भयानक हो सकते हैं। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। चलिए मुंबई चलते हैं सीधा। हाल क्या है महाराष्ट्र का वो जानने की कोशिश करेंगे। मुस्तफा, बताइए कि मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री को चिट्ठी इस बात का संकेत है कि हालात बहुत खराब हो चुके हैं। जी बिल्कुल, एक चीज अगर आप देखें बाकी राज्यों से मुकाबले में महाराष्ट्र पर नजर डालें तो महाराष्ट्र में इस बात की एक्सेप्टेबिलिटी है कि हालात इस मोड़ पर आकर खड़े हैं कि कभी भी हाथ के बाहर स्थिति जा सकती है। इसीलिए जो लॉकडाउन है, रिस्ट्रिक्शन है, पूरे के पूरे स्टेट में एक ब्लैंकेट तरीके से 30 अप्रैल तक लगा हुआ है, क्योंकि पेशेंट की संख्या बढ़ रही है और आने वाले समय में अगर कोई चमत्कार नहीं होता है तो संख्या बढ़ती रहेगी, जिसके चलते 200 मेट्रिक टन की आप कह सकते हैं ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की जरूरत है और महाराष्ट्र ये दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन मंगाने की कोशिश कर रहा है। मुंबई में बीएमसी ने 2 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन का ऑर्डर दिया है और कल पुणे ने बीएमसी को लेटर लिखा है कि 20 लाख रेमडेसिविर उसमें से आप हमको दे दीजिए क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादा जरूरत है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से एग्जॉस्टेड है, चाहे वो हॉस्पिटल बेड हो, ऑक्सीजन सिलेंडर और सब कुछ। जी जी, मैं लौटूंगी आपके पास। भोपाल का हाल भी हम जानेंगे। शिवेन मेरे साथ लगातार मौजूद है क्योंकि लखनऊ उत्तर प्रदेश में भी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस बीच पटना का हाल और खासतौर पर पूरे बिहार का हाल भी बेहाल है। आप तीनों के पास भी लौटेंगे। सारे सहयोगी, सारे संवाददाता मेरे साथ लगातार बने रहेंगे। कोविड का पूरा अपडेट हम आपको देंगे आज तक पर। आप भी रखिए अपना ख्याल। दिल्ली में खतरा लगातार बढ़ता जा रहा। अभी 24 घंटे में 16,500 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। महामारी की चेन तोड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया और यह वीकेंड कर्फ्यू आज रात 10 बजे से शुरू होगा, सोमवार सुबह 6 बजे तक लगाया जाएगा। जिसका डर था वही हुआ, जो नहीं होना था वही हुआ, जिसकी आशंका थी वही हुआ। तो दिल्ली वालों, अब भी सावधान हो जाओ, अभी सतर्क हो जाओ, अब भी अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठा लो, क्योंकि दिल्ली में हुआ है कोरोना विस्फोट। 15 अप्रैल का आंकड़ा दिल्ली में ये है, 16,699 नए संक्रमित मिले हैं। दिल्ली में कोरोना बम फटने से हड़कंप मचा हुआ है। महीने भर पहले जिस वायरस को मरा हुआ समझा जा रहा था, उसने ऐसी चाल चली है कि आम दिल्ली वासी से लेकर सरकार तक में खलबली है। ताजा संकट से बचने के लिए दिल्ली सरकार बैठकों पर बैठकें कर रही है। चिंता यही है कि कोरोना महामारी के इस आफत से कैसे बचा जाए। इसलिए उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री की बैठक हुई और बैठक में तय किया गया कि दिल्ली में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। आज एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई थी और सबने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है। लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
देश की तरह दिल्ली में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। कम से कम कोरोना केस के नए आंकड़े इसी खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। 15 अप्रैल को दिल्ली में आए 16,699 नए मरीज। इस महामारी की तीसरी लहर में दिल्ली में पिछले साल 11 नवंबर को 8,593 नए मामले आए थे। कल 112 लोगों की कोरोना से मौत हुई। 30 नवंबर के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें हैं। 30 नवंबर को 108 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी। हालांकि राजधानी में सबसे ज्यादा 131 मौत 18 नवंबर को हुई थी। कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 20% से ज्यादा हो गई। बीते साल नवंबर में संक्रमण दर 15% से ज्यादा थी। आंकड़ों के मुताबिक अब दिल्ली में 10 दिन में डबल हो रहे हैं मरीज। ये जो कोरोना की चौथी वेव आई है, इस चौथी वेव को भी हम सब दिल्ली वाले मिलके पहले जो 3 वेव आई थी उसकी तरह से हम जरूर सफल होंगे, जल्द सफल होंगे, ताकि हम लोगों को इससे भी जल्दी मुक्ति मिल सके। अब इसमें किसी तरह का कोई किंतु परंतु नहीं बचा है कि कोरोना की ये लहर भयानक है, भीषण है कि खतरनाक है। अब सवाल ये है कि क्या वीकेंड कर्फ्यू से दिल्ली में कोरोना को हराया जा सकता है, क्योंकि सरकार फिलहाल लॉकडाउन जैसे सख्त कदम से बचती नजर आ रही है। सुनिए आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में पिछले दिनों सीएम अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था। देखिए, मैंने शुरू से कहा है कि लॉकडाउन से कोरोना को खत्म नहीं किया जा सकता। लॉकडाउन से और रिस्ट्रिक्शंस लगाने से कोरोना को स्लो किया जा सकता है। कम इंटरैक्शन होगा, उतना कोरोना स्लो हो जाएगा। तो अभी दिल्ली के अंदर जो स्थिति है, दिल्ली में अभी फिलहाल हेल्थ सिस्टम हमारा कंट्रोल में है। लेकिन अगर केसेस मान लीजिए कल को बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं और हमारे यहाँ बेड नहीं बचते, हमारे यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं बचते, आईसीयू नहीं बचते, तो हो सकता है फिर हमें इसको स्लो करने के लिए थोड़े दिन के लिए लॉकडाउन लगाना पड़े। और सभी लोगों से निवेदन किया जाता है कि आप सभी लोग 10 बजे से पहले अपने घरों के अंदर चले जाइए। 6 अप्रैल को जब दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का ऐलान हुआ था, तब राजधानी में एक दिन में 5,100 केस आए थे। लेकिन अब एक दिन का आंकड़ा 16,699 केस पर पहुंच गया है। यानी 8 दिन में तिगुने से भी ज्यादा रफ्तार से बढ़े हैं मामले। ये रफ्तार दिल्ली को डराती भी है और परेशान भी करती है। बेहतर यही है कि कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए, वरना अगर कोरोना इसी रफ्तार से आगे बढ़ा तो बहुत संभव है कि दिल्ली एक बार फिर लॉकडाउन का दंश झेले। आशुतोष मिश्रा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। बीच सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कुंभ मेले से आ रही है, जिसमें देश के बड़े शहरों की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन जो कुंभ मेले से खबर आ रही है वो भी आपको बताएंगे, जहां पर मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच देखिए अलग अलग जगहों की तस्वीरें, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, बैंगलोर, पुणे, इंदौर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 24 घंटे में दिल्ली की बात करें तो 16,000 से ज्यादा केस, तो बेंगलुरु की बात करें तो 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। और इतनी बड़ी तादाद में लोगों के संक्रमित होने से अब अस्पतालों से लेकर शमशान घाटों तक सारे इंतजाम चरमरा गए हैं। तो ये तस्वीर है देश की। और अब आपको कुंभ मेले की तस्वीर भी दिखाते हैं, जहां पर खबर ये आ रही है 50 संतों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। और पिछले 24 घंटे में पूरा मेला क्षेत्र, जिसमें 9 संत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक महीने के अंदर कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हुआ है। तो कोरोना का कुंभ, हरिद्वार में अब तक 50 पॉजिटिव, 153 श्रद्धालु भी संक्रमित हुए हैं। 24 घंटे का ये पूरा आंकड़ा जो आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच कुछ अखाड़ों की तरफ से अब ये भी कहा जा रहा है कि कुंभ समाप्त करना चाहिए। हालांकि कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि 30 अप्रैल तक आयोजन इसी तरीके से चलेगा। तो मेरे तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे, लेकिन अब आपको कल ही तस्वीर दिखाएंगे जिस तरीके से एक संत की मौत हो गई थी, जिसके बाद 2 अखाड़ों ने अपनी ओर से कहा कि कुंभ का समापन कर देना चाहिए। इस तरह का ऐलान उन्होंने किया है। जो डर था उसकी शुरुआत हो गई। आस्था के नाम पर जुटी लाखों की भीड़ में कोरोना की छाप दिखने लगी है। संक्रमण से एक संत की मौत और हरिद्वार में तेजी से बढ़ते संक्रमण के आंकड़ों ने कुंभ आयोजन पर सवाल उठा दिए हैं। हरिद्वार कुंभ में 5 दिन में 1700 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। निर्वाणी अखाड़ा के महामंडलेश्वर कपिल देव की कोरोना से मौत हो गई। पिछले 2 शाही स्नान में 48,000 लोगों ने हरिद्वार में गंगा में डुबकी लगाई।
निरंजनी और आनंद अखाड़े ने कुंभ में अपनी छावनियां बंद करने का फैसला कर लिया है। तेजी से बदलते हालात को देखते हुए मेला प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए हैं। मेला क्षेत्र में ताबड़तोड़ टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। अखाड़े से संबंधित पूरी तरह से ले सकते हैं। जहां तक शासन के स्तर पे है, शासन के स्तर पे ऑलरेडी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच का नोटिफिकेशन है और शासन के स्तर पे वो नोटिफिकेशन आज भी है। भविष्य में जिस परिस्थितियों में अगर कोई चेंजेस आता है तो वो चेंजेस अभी फिलहाल शासन स्तर पे अभी कोई निर्देश नहीं आया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी पहले ही संक्रमित होकर अस्पताल पहुंच गए हैं। उनके संपर्क में आने वाले यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन उत्तराखंड सरकार इस बात पर अड़ी है कि कुंभ अपने तय वक्त तक चलेगा। हालांकि आज मुख्यमंत्री इस बारे में एक बैठक करने वाले हैं। देहरादून से दिलीप सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। और अब मध्य प्रदेश की कर लेते हैं, जहां पर इंदौर, भोपाल, जबलपुर जैसे बड़े शहरों के शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए कतारें लगी हुई हैं। शवों को लेकर परिजन दिन भर इंतजार करते रहते हैं कि कब उनका नंबर आएगा। घाटों पर आने वाले शवों की संख्या सरकारी रिकॉर्ड से काफी ज्यादा है। इंदौर में ऐसा मंजर पहले कभी किसी ने नहीं देखा। शमशान घाट में बरसों से चिता तैयार करने वाले हाथ भी थरथराने लगे हैं। मुक्तिधाम के बाहर लाशों की कतार लगी है। परिजन टोकन लेकर बारी के इंतजार में बैठे हैं। रात के 9-10 बजे तक नंबर आता है तो भी आनंद फानंद में चिता फूंक दी जाती है। मौत के इस खौफनाक मंजर में रीति रिवाज भी धुआं हो चुके हैं। जगह ही नहीं बची उधर भी, और वो उधर भी सब संस्कार हो रहे थे, इधर भी खड़े थे, एक के पीछे एक खड़े हैं। तो अपनों ने इस जगह पे भी आज संस्कार कर दिए हैं और आज क्या है करीब 3-4 दिन से कर रहे हैं। कोरोना का हाहाकार और ऑक्सीजन की कमी की मार। देश का दिल मध्य प्रदेश दर्द से ऐंठ रहा है, लेकिन दवा मिलना तो दूर, एमपी की सरकार कोरोना से होने वाली मौत को भी जायज बता रही है। और मरना तो एक क्या है कि जो आप बता रहे हैं कि रोज ही ना मर रहे हैं, अब मरने से क्या है उम्र हो जाती है, उसको तो मरना भी पड़ता है। सरकार का रुख देखने के बाद अब देखिए अस्पतालों का हाल। राजधानी भोपाल और आसपास की जगहों में कोरोना मरीजों के परिजनों से लिखवा कर लिया जाता है कि ऑक्सीजन की कमी से मरीज को कुछ हो जाता है तो जिम्मेदारी अस्पताल की नहीं होगी। शिवराज सरकार को केंद्र से 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई का भरोसा मिला है। उम्मीद की जानी चाहिए ये ऑक्सीजन मरीजों के साथ साथ हाँफ रहे सिस्टम में भी सांस फूंक पाएगी। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा और भोपाल से हेमेंद्र के साथ आज तक ब्यूरो। चलेंगे हेमेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सिस्टम पर सबसे बड़ा सवाल हेमेंद्र, और ऐसे में अगर हेल्थ सिस्टम की बात करें तो वो पूरी तरह से चरमरा हुआ है, हाल क्या है? जी बिल्कुल, पूरे मध्य प्रदेश में इस समय स्थिति बड़ी तनावपूर्ण बनी हुई है, और तनावपूर्ण इसलिए बनी है कि हर 5वां व्यक्ति जिसका टेस्ट किया जा रहा है वो कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है। मौत भी बहुत हो रही है। 53 मौतें जो हैं मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में हुई हैं, और टोटल मौतों का आंकड़ा 4300 से ऊपर जा चुका है। सरकारी आंकड़े ये बता रहे हैं, और साथ ही साथ शमशान घाटों में बहुत अधिक मात्रा में लोग अपने परिजनों को दाह संस्कार करने, उनका क्रेमेशन करने आ रहे हैं। सरकार से ये सवाल पूछा गया है और सभी के मन में ये सवाल है कि क्या सरकार आंकड़े छुपा रही है। तो सरकार का दावा है कि भोपाल, इंदौर और जबलपुर ये संभाग हेडक्वार्टर्स हैं, डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं। यहाँ पे आसपास के जिलों के लोग भी आते हैं, और आसपास के जिले के जो लोग आते हैं उसमें से सरकार का ये एसओपी है कि जो कोरोना सस्पेक्ट मौत है उसको भी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार उसका होगा, और जहां पे वो डेथ होगी वहीं पे होगा। तो भोपाल आकर अगर संभाग से बाकी सब लोगों की मौतें हो रही है तो उनका यहीं पे दाह संस्कार होना है। लेकिन इसमें चिंता की बात, सबसे बड़ी जो चिंता की बात ये है
कि कोरोना सस्पेक्ट मौतें बहुत हो रही हैं, सरकार खुद इसको मान रही है, मतलब लोगों के टेस्ट भी नहीं हो पा रहे हैं और वो मर रहे हैं हॉस्पिटल आने से पहले। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। पिछले 1 साल में मध्य प्रदेश सरकार बड़ा ने चैलेंज की ऑक्सीजन की कमी है। बिल्कुल हेमंत, मैं लौटूंगी, रोहित सिंह आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा बिहार का हाल भी हम देख लेते हैं, क्योंकि वहां पर भी कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी वहां भी देखी जा रही है। अभी हेमेंद्र यही जिक्र कर रहे थे मध्य प्रदेश का, लेकिन बिहार का हाल भी बिल्कुल वैसा ही है। जरा देखिए तस्वीरें। कोरोना से बेहाल मरीजों की देखरेख में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था भी हांफने लगी है। पटना के अस्पताल में रात के वक्त मरीजों की छुट्टी करने का फरमान दे दिया गया, क्योंकि अस्पताल में ऑक्सीजन का स्टॉक खत्म हो गया। यहाँ 40 कोरोना मरीज भर्ती थे। कुछ दिन से यहाँ इलाज चल रहा था। ये बोल रहे हैं कि आपका ये इन्हेलेटर नहीं है मेरे पास, इसलिए आप पेशेंट को लेके जाइए, कहीं और एडमिट कीजिए, मेरे पास सुविधा नहीं है। पटना के अस्पतालों में कोरोना मरीजों का तांता लगा है। सरकार का दावा है कि अस्पतालों में बेड बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि इंतजाम सिर्फ दिखावे के हैं। टेस्टिंग को हम लोगों ने बढ़ाया है, ट्रैकिंग ठीक से कर रहे हैं, और जो मैंने कहा कि पटना का एनएमसीएच और गया का एनएमसीएच, इस दोनों को फिर से डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाने का निर्णय हुआ है और वहां तुरंत निर्देश करके मरीजों को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में वहां सुविधाएं दी जाएंगी। बिहार में कोरोना की स्थिति भयानक हो चुकी है। कोरोना के कोहराम से बिहार की जनता करहा रही है। कोरोना का जो दूसरा लहर आया है, ये कहर बरपा रहा है। सरकार का पूरा हेल्थ व्यवस्था चरमरा गया है। बिहार में गुरुवार को कोरोना का अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा दर्ज हुआ। 24 घंटे में राज्य में 6,133 मरीज सामने आए, जबकि 24 मरीजों की मौत हो गई। ऐसे हालात में भी लोग मानने को तैयार नहीं है। गुरुवार रात पुलिस ने यहां छापा मारकर कोचिंग सेंटर को सील कर दिया। पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। रोहित, सवाल यहाँ पर बहुत खड़े होंगे। रोहित सिंह मेरे साथ इस वक्त पटना से जुड़े हैं। सवाल रोहित खड़े होंगे, और अगर विपक्ष भी सवाल करेगा तो ये जायज है, क्योंकि तस्वीरें ही कुछ इस तरह की हैं। बिल्कुल, अब जो कोरोना के हालात जो बिहार में है वो भी बद से बदतर होते जा रहे हैं। और पटना की ही अगर बात कर लें तो 3 कोविड अस्पताल हैं, एम्स, पीएमसीएच और एनएमसीएच। यहाँ तमाम जो बेड्स हैं इन अस्पतालों में पूरी तरीके से फुल हो चुके हैं, और बाकायदा एनएमसीएच में तो एक बोर्ड भी लगा दिया गया है कि हमारे पास बेड नहीं उपलब्ध है, आप कहीं और जाके अपना इलाज करवाएं। ऑक्सीजन की कमी, सिलेंडर्स की कमी जो है उससे भी जो है जूझ रहा है बिहार। और ऐसे में अब कल 17 तारीख को गवर्नर फागू चौहान के नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक अब बुलाई गई है, और जिसमें नीतीश कुमार ने कहा है कि इस बैठक में आगे की रणनीति को लेकर फैसला होगा, और मुमकिन है कि अभी जो पाबंदियां बिहार में लगाई गई हैं उससे ज्यादा और सख्ती से पाबंदियां जो है कल की उस महत्वपूर्ण बैठक के बाद बिहार में जो है वो लगाई जा सकती है, ताकि संक्रमण पर काबू पाने की कोशिश की जा सके। जी बिल्कुल, नजर आप बनाए रखिए। आप तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। और कोरोना पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, पूरा अपडेट शहर दर शहर, राज्य दर राज्य हम आपको देंगे आज तक पर। कोरोना एक सत्य है, मृत्यु एक सत्य है। कोरोना से बचने में सिस्टम फेल है, एक सत्य वैसे ये भी है। और जब जनता की जान बचाने में फेल व्यवस्था सच पर पर्दा डालेगी तो दस्तक देगा आज तक। आज कहानी हम आपको दिखाएंगे उस प्रदेश की जहां पर कोरोना से होती मौतों पर एक मंत्री गीता का ज्ञान देते नजर आए, और एक दिन में सबको मरना है, उन्होंने यही कहा। शाम को जो क्या कहते हैं 7,000 का मिल रहा था 3 बजे, 8 बजे दूसरा सिलेंडर लेने गए तो सेम 12,000 का दिया। एम्बुलेंस मिलने में ही 4 घंटे लग गए। 3 अस्पतालों में धक्के खा के हम लोग लौट के आए। प्रशासन ने कुछ नहीं सुना, बस ये कष्ट है बस। शामे अवध के लिए मशहूर लखनऊ की एक शाम ऐसी भी होगी कभी किसी ने नहीं सोचा था, जहां कैमरे में कैद होती जटाएं डूबते हुए सूरज के साथ रोज न जाने कितनी जिंदगियों की कोरोना के कारण डूब जाने की गवाही देगी। जिसने भी लखनऊ से आए इन वीडियो को बुधवार को देखा, वो लखनऊ के लिए
दुआएं करने लगा, हाथ जोड़ने लगा, प्रार्थनाएं करने लगा। और फिर आई पर्देदारी। सिस्टम जब सब कुछ दुरुस्त नहीं कर पाता तो जहां से सुलगते हैं सवाल, वहां पर्दों का पानी डाल देना शुरू हो जाता है। क्या लखनऊ में भी यही हुआ? जिस भैंसा कुंड की तस्वीरें सिस्टम पर सवालों की लौ उठाती दिखी, वहां कुछ ही घंटे बाद दिखा भैंसा कुंड को ढकने की जद्दोजहद करता सिस्टम। इस बात की कोशिश नहीं की कि इस पर रोक लगाई जाए कि कैसे मौतें रुकेंगी और कैसे ये संक्रमण कंट्रोल होगा। उसकी बजाय पूरे इस इलाके को ही बैरिकेड, यहाँ पर फेंसिंग करनी शुरू कर दी। ये जो सीट लगी हुई है ये यहाँ का गेट है जिससे बैकुंठ धाम में लोग यहाँ सीढ़ियां उतर के जाते हैं। लेकिन सरकार ने, नगर निगम ने, किसी की नजर न पड़े कि कितनी भयावह हालात हो गई है, इसके लिए यहाँ पर बाकायदा ये शीट जड़ दी जिससे कि लोगों को ये दिखे ही नहीं कि यहाँ क्या मंजर है, क्या आलम है और कितनी ज्यादा डेड बॉडीज यहाँ पर अंतिम संस्कार हो रहा है। कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जाने लगे। यूपी कांग्रेस ने ट्वीट करके पूछना शुरू किया कि तुम लाख छुपाओ बेशर्मी, दुनिया को पता चल जाता है। समाजवादी पार्टी ने भी इस पर सरकार को घेरा। समझ में नहीं आती आखिर सरकार छुपाना क्यों चाहती है। शमशान के डाटा कुछ और कह रहे हैं, सरकार कुछ और डाटा दे रही है। सरकार कम डाटा दे रही है, शमशान के डाटा ज्यादा है, कई गुने ज्यादा है। आखिर सरकार छुपाने की कोशिश क्यों कर रही है? ये तो सच्चाई है। सरकार को अपनी कमियों को छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि कमियों को दूर करने के लिए व्यवस्थाएं बनानी चाहिए, जो एक साल से सरकार नहीं बना पाई। लेकिन ये मुद्दा राजनीति का नहीं है। ये मुद्दा एक शहर में शमशान से आती परेशान कर देने वाली तस्वीरों का है। अब आपको लखनऊ में गुलाला घाट की इन तस्वीरों को दिखाना बेहद जरूरी है, जहां अब तक प्रशासन का नीला वाला पर्दा नहीं चढ़ा है। इस गुलाला घाट के जिस मैदान में लोग अब तक बैठा करते थे, वहां चारों तरफ सिर्फ शवों को जलाने के बाद बची राख दिखती है। कुछ राख के बीच धधकती आग दिखती है और लखनऊ के गुलाला घाट की ये दिल को बैठा देने वाली तस्वीर सवाल पूछती है कि लखनऊ को कोरोना की नजर लगी है या सिस्टम संभाल ही नहीं पा रहा। यूं ही जहां जिसको समझ आ रहा है, वहां अंतिम संस्कार की लकड़ियां रखकर अपने और सपने दोनों को अंतिम अग्नि के हवाले कर देना पड़ रहा है। हाँ, आपको दिखा रहे हैं हमारे पीछे वो ग्राउंड है जहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया है। ये वो जगह नहीं है जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता था या किया जाना है, क्योंकि उसके लिए बाकायदा घाट बना हुआ है। ये वो जगह है जहाँ पर चूंकि बहुत ज्यादा नंबर्स बढ़ गए डेड बॉडीज के, इसलिए लोगों ने अंतिम संस्कार किया। ये मैदान में आप देख सकते हैं अंदाजन 100 से ज्यादा डेड बॉडीज की राख पड़ी हुई है। बैकुंठ धाम पर धधकती दर्जनों चिताएं और गुलाला घाट पर जहां तहां अंतिम संस्कार के बाद बिखरी राख का ये सवाल है कि क्या कोरोना से मौत के सरकारी आंकड़ों और कोरोना से मृत्यु के शमशान की तस्वीरों के बीच एक बहुत बड़ा फासला है। हमारी पड़ताल में सामने आया कि लखनऊ के बैकुंठ धाम में 14 अप्रैल को 72 मौत हुई, जबकि सरकार की रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 14 थी। इसी दिन लखनऊ के गुलाला घाट में कुल 33 कोरोना संक्रमित लोगों का अंतिम संस्कार किया गया, यानी 14 अप्रैल को कम से कम कोरोना से 105 मौत हुई। लेकिन यूपी सरकार ने 14 अप्रैल को पूरे प्रदेश में कुल मौतों की संख्या केवल 68 दिखाई, जबकि अकेले लखनऊ में ही 105 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ। क्या है पिछले एक हफ्ते में दिन के हिसाब से? दिन के हिसाब से इंक्रीज हो रही है। अच्छा, कल कितनी डेड बॉडी जलाई गई? कल 72 के। अच्छा, उससे पहले? उसके पहले आपका 52 के अप्रॉक्स है। यानी कि 14 तारीख 58 to 52 है। 13 तारीख को 58। जी 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 जी। 12 तारीख को? 12 तारीख को आपकी जो है 52 है। इसी तरह 13 अप्रैल को लखनऊ के बैकुंठ धाम में 58 और गुलाला घाट में 35 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन सरकारी आंकड़ों में केवल 18 लोगों को ही दिखाया गया। 12 अप्रैल को नगर निगम के रिकॉर्ड के मुताबिक दोनों घाटों में कुल 85 शवों का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन सरकारी आंकड़े कहते हैं कि उस दिन लखनऊ में कुल 21 और पूरे प्रदेश में केवल 72 मौतें हुई। 33 13 तारीख को 35 हैं, फिर 12 को 33 हैं,
अंतिम संस्कार होने की संख्या है ये। अब इस बारे में हमारे जो है उच्च अधिकारी जो है वो आपको सही बता पाएंगे। हम तो यहाँ लिख लेते हैं जो भी बॉडी आती है। आंकड़े बताते हैं कि जो मौतें हो रही हैं और यहाँ रजिस्टर हो रही हैं और जो सरकार आंकड़े बता रही है उसमें बहुत फर्क है। जैसे बैकुंठ धाम में कल की तारीख में 72 डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार हुआ कोरोना संक्रमण में, लेकिन सरकार के आंकड़ों में दिखाया गया कि 14 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ है। इतना फर्क है सिर्फ एक लखनऊ राजधानी में। इसी तरीके उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ये फर्क है, लेकिन ये सरकारी आंकड़ों में नहीं दिखता। हम आपको हकीकत ये दिखा रहे हैं कि जो हालात हैं ये इतने भयंकर और भयावह हैं जिसका अंदाजा हम आपको है, सरकार को भी है, लेकिन आंकड़ों की बाजीगरी में ये सब बातें छिपाई जाती हैं। अंतिम संस्कार स्थल पर न सिर्फ भीड़ है बल्कि डेड बॉडीज एम्बुलेंस में भी इंतजार कर रही हैं और सरकार इस बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहती। उसका कहना बस इतना है कि सारे इंतजाम किए जा रहे हैं और जल्द सब कुछ ठीक होगा। कैमरामैन संजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।